हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए लेकर आया है लैंप का सेकंड पार्ट। दोस्तों चाहे वो किसी मूवी का पार्ट हो या फिर किसी लेक्चर का पार्ट, जब दोस्तों उसको प्रारंभ यानी कि पहले पार्ट से देखते आएंगे ना तो एक कंटिन्यूटी के रूप में आप दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके लिए दोस्तों एक मोटिवेशन से भरी हुई लाइन है जिसको देखिए कि आए हो जमी पर किरदार निभाने को। क्या आए हो दोस्तों जमी पर किरदार निभाने को, कुछ ऐसा कर जाओ कि इतिहास लिखा जाए तुम्ही पर। ध्यान रखना दोस्तों कि आसमां से जमी पे हर कोई दोस्तों एक किरदार, एक रोल निभाने के लिए आया है और रोल निभा करके दोस्तों उसे वापस ही चले जाना है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों इस कदर किरदार निभा जाते हैं कि दोस्तों उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो दोस्तों आप भी दोस्तों कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका भी नाम दोस्तों इतिहास के पन्नों पे छप जाए। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपना दोस्तों जो कलम है ना, इसको दोस्तों चंद सेकंड के लिए भी अपने से दूर मत करना, क्योंकि दोस्तों इस कलम के स्याही की हर एक बूंद की कसम दोस्तों, इसी स्याही से दोस्तों आपको अपना इतिहास लिखना है। खुद दोस्तों अपना तकदीर आपको लिखना है। और देखिएगा पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न का आंसर दीजिए, जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होने वाली है। पहले क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों, पहले क्लास में कुछ अलग ही तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है। और इन क्वेश्चनों को देखिए कि रात्रि के समय, क्या है दोस्तों, रात्रि के समय पहला क्वेश्चन दोस्तों नाइट से स्टार्ट हो रही है ना, तो रात्रि के समय फ्लोरोसेंट ट्यूब का स्विच बंद कर देने के बाद भी रोशनी देती है, जिसका क्या कारण हो सकता है। अब दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपसे कारण पूछ रहा है, अब वो कारण आपको बताना होगा कि ट्यूब में सीधे ही फेज का पहुंचना, यह भी दोस्तों उपरोक्त सभी, या स्विच में फेज नियंत्रित ना होना, स्विच से फेज नियंत्रित ना होना, फिर है फेज लीकेज होना। आपको दोस्तों केवल 4 ही ऑप्शन है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से चुनना होगा कि कौन सा दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो सेलेक्ट कीजिएगा और इसका आंसर दोस्तों कमेंट करके बताइए। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि स्विच से जब फेज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, क्या दोस्तों, जब तक किसी भी दोस्तों फेज को स्विच से कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो यही हाल होगा। क्या दोस्तों, यही हाल होगी। आप भले ही दोस्तों लैंप को बंद कर दीजिए, फिर भी दोस्तों लैंप जलती रहेगी, है ना। तो देखिएगा आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसका कंक्लूजन अभी आपको नहीं मिला है और वो कंक्लूजन मैं प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मान लीजिए आपके घर पे लगी हुई है, उस बोर्ड से दोस्तों डायरेक्ट एक फेज का तार निकाला आपने और डायरेक्ट कहां लगा दिया, ट्यूबलाइट में लगा दिया, है ना। तो डायरेक्ट जब ट्यूबलाइट में लगा देंगे, बीच में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोलिंग स्विच नहीं लगाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि फेज डायरेक्ट आपके इस ट्यूबलाइट में जाएगी। और दोस्तों कंट्रोलिंग स्विच ना होने के बावजूद जब आप उस फेज को डिस्कनेक्ट करेंगे ना मेन स्विच के माध्यम से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के माध्यम से, तो भी दोस्तों फेज तो आती ही रहेगी। इसलिए दोस्तों स्विच से फेज नियंत्रित जरूर करना चाहिए। न्यूट्रल को दोस्तों कभी भी कंट्रोल नहीं किया जाता है, न्यूट्रल को डायरेक्ट भेजी जाती है और न्यूट्रल की डायरेक्ट लूपिंग की जाती है। लेकिन फेज की दोस्तों लूपिंग तो की जाती है फेज की भी, लेकिन स्विच से इसी को कंट्रोल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आया है ना, तो चैनल को कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब। और जो हमारा एक भोला भाला सा परिवार है दोस्तों, जो इस परिवार के दोस्तों भोले भाले से सदस्य, हमारे स्टूडेंट भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्रगण, वो सब के सब दोस्तों इसी परिवार में जुड़े हैं। इस परिवार का दोस्तों आप भी हिस्सा बनिए और इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप पे दोस्तों पूरा आशा है और इस आशा को दोस्तों कम मत होने देना। देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्ति नली, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्ति नली। अब दोस्तों यहां से आप कंफ्यूज मत होना, कभी आपके सामने क्या आ रहा है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब, कभी आ रही है प्रतिदीप्त ट्यूब, है ना, प्रतिदीप्त नली। इन दोनों का मतलब दोस्तों क्या होता है, ट्यूब लाइट होती है इन दोनों का मतलब, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जब भी आपके सामने प्रतिदीप्त नली या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब आए ना, तो आपको क्या समझना होगा, आपको दोस्तों वही समझना है कि ये ट्यूबलाइट की बात कर रही है। किसकी दोस्तों, ये ट्यूबलाइट की बात कर रही है। तो सामान्य बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नली
क्या है दोस्तों, अधिक प्रकाश देती है या केवल एक रंग की प्रकाश देती है, या महंगी होती है या कम प्रकाश देती है? बिल्कुल ध्यान से चुनना दोस्तों, कहीं आंसर गलत ना हो जाए। क्या दोस्तों, कहीं आंसर गलत ना हो जाए, इसका भी आपको डर है। तो उसी डर को कम करना है। कैसे दोस्तों? प्रैक्टिस के माध्यम से। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही दोस्तों आप निखरता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल एक रंग की प्रकाश देती है। कभी भी दोस्तों कोई भी दीप हो, कोई भी लैंप हो, एक रंग का प्रकाश नहीं देती है। क्योंकि दोस्तों कोई प्रकाश अगर उत्पन्न हो रही ना, उस प्रकाश में दोस्तों कई सारे रंगों का मिश्रण होता है, कि जो दोस्तों प्रकाश उत्पन्न होती है ना, उस प्रकाश में कई सारे रंग होते हैं ना, उनमें से कुछ रंगों को हमारी आंखें दोस्तों देख पाती है, कुछ रंगों को नहीं देख पाती है ना। जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि बिल्ली जिस चीज को देख लेती है ना, उस चीज को हम इंसान नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच बात है कि जो रोशनी उत्पन्न होती है, उस रोशनी में कई सारे किरण होते हैं। कुछ किरण दोस्तों हमारी आंखों को भाती हैं, कुछ किरण हमारी आंखों को नहीं भाती हैं। लेकिन ये तो साफ साफ कह रहा है कि केवल, है ना, केवल दोस्तों एक रंग की प्रकाश देती है। ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। महंगी होती है, नहीं भैया, ये बहुत सस्ती होती है। कम प्रकाश देती है या अधिक प्रकाश देती है? तो दोस्तों ये अधिक प्रकाश देती है। क्या? ये अधिक प्रकाश देती है। ऑप्शन नंबर ए की ओर आपको जाना होगा कि अधिक प्रकाश देती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, कि छोटे बल्ब, क्या दोस्तों, छोटे बल्ब की एक लड़ी में 4 समानांतर पाथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से कंट्रोल करना है। तो फ्लैशर बल्ब में धारा का मान क्या होगा? क्या दोस्तों, 4 समानांतर पाथ हैं, है ना, छोटे बल्ब में एक लड़ी है और 4 समानांतर पाथ की एक लड़ी है। उन्हें केवल दोस्तों एक फ्लैशर बल्ब से कंट्रोल करना है। फ्लैशर बल्ब में करंट का मान कितना होगा? अब सुनना मेरी बात को, यहां से कैसे मैं आपको समझाऊं दोस्तों कि बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाए। तो सुनना, एक दोस्तों हम यहां पे परिपथ बनाते हैं, है ना। ये दोस्तों एक लैंप है ना। ये एक दो लैंप की दोस्तों मैं यहां पे एक सर्किट तैयार करता हूं और उस सर्किट को आप देखना, ये लैंप की चित्र है। ये क्या है? लैंप की चित्र। ये एक लड़ी तैयार हो गई, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, है ना। समांतर क्रम में जोड़ दिए, ये दोस्तों समांतर क्रम, इसको हम यहां से सप्लाई से कनेक्ट कर, मान लीजिए डीसी सप्लाई, है ना, प्लस और माइनस डीसी सप्लाई। ये एक लड़ी हो गई दोस्तों और 4 समानांतर पाथ हैं, यानी कि एक पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ और 4, और एक लड़ी है, पूरा मिला के एक लड़ी है। इसको दोस्तों क्या करना है? फ्लैशर बल्ब से कंट्रोल करना है। तो क्या आपको पता होगा दोस्तों कि जो समानांतर सर्किट होता है और जो सीरीज सर्किट होता है, इसमें क्या कौन कौन से गेम होते हैं? गेम ये होता है दोस्तों कि जो समानांतर आपका परिपथ है, इसमें वोल्टेज एक समान होता है लेकिन करंट अलग अलग होती है। क्या होती है दोस्तों? करंट अलग अलग होती है। इसलिए दोस्तों इसमें जो करंट है ना, ये बट जाएगी। क्या होगी दोस्तों? मान लीजिए कि यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रही है। कितना दोस्तों? 1 एम्पियर का मान लीजिए यहां से करंट आ रही है। ये करंट सभी में एक बराबर बटेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको ये मानना है कि 5 वाट का हर एक लैंप है। हर लैंप कितने वाट का है दोस्तों? 5 वाट का लैंप है। यानी कि दोस्तों 0.5 एम्पियर इस दोस्तों ब्रांच में चली जाएगी, 0.5 एम्पियर इस पे चली जाएगी, 0.5, यानी कि दोस्तों ये 4 भागों में बट गया। यानी कि एक बल्ब की धारा मान का 1/4। कितना दोस्तों? एक बल्ब की धारा का मान का 1/4। ऑप्शन नंबर बी की ओर आप चलिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये रहा दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स आपके सामने। अब आपको दोस्तों मैं रूबरू कराता हूं क्वेश्चन नंबर 14 से, और दोस्तों मिलिएगा फीलिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप्त कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ग्लो ट्यूब है या रैपिड स्टार्ट लैंप है या पूर्व तापित लैंप है या इंस्टेंट स्टार्ट लैंप है? क्या होगा इसका आंसर? आप देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चित्र दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये चित्र दोस्तों आपको नजर नहीं आ रही होगी, है ना। ये चित्र आपको नजर नहीं आ रही होगी। कहां गया पेन भाई? ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? कैप है। ये किसका कैप है दोस्तों? ये ट्यूबलाइट का कैप है। किसका? ट्यूबलाइट का कैप है ना।
मैं आपको अब वापस ले चलता हूं दोस्तों पीछे की ओर। अब देखते हैं कि ये ट्यूबलाइट को क्या कहा जा रहा है। इस ट्यूबलाइट को दोस्तों रैपिड स्टार्ट लैंप कही जा रही है। क्या इसको रैपिड स्टार्ट लैंप कही जाती है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा ना। प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है? रैपिड स्टार्ट लैंप। लेकिन अब दोस्तों हम गेम यहां से स्टार्ट करेंगे। हम क्या गेम यहां से स्टार्ट करेंगे कि दोस्तों जो आपका रैपिड स्टार्ट लैंप है ना, ये पुराने सिलेबस के हिसाब से सही है। क्या ये पुराने सिलेबस के हिसाब से सही है? अब दोस्तों देखिए, सिलेबस आपका एक बार बन जाता है ना, वो दोस्तों न जाने कितने सालों तक वही सिलेबस रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है ना, वो दोस्तों आए दिन अपना कमाल दिखाती रहती है और टेक्नोलॉजी दोस्तों आगे बढ़ती जा रही है। तो रैपिड स्टार्ट लैंप तो दोस्तों बहुत पीछे हो गया। अब क्या आ गया है? अब दोस्तों डायोड आ गई है। कौन सी डायोड? लाइट एमिटिंग डायोड है ना। इसके जगह पे आंसर क्या होना चाहिए? एलईडी होना चाहिए। लेकिन आप दोस्तों एलईडी को करेक्ट आंसर कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऑप्शन में एलईडी है तब दोस्तों आप एलईडी को करेंगे तो नंबर मिलेगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, एलईडी अगर ऑप्शन में है तो एलईडी को करिए। अगर दोस्तों अगर रैपिड स्टार्ट लैंप है तो रैपिड स्टार्ट लैंप को करिए, क्योंकि रैपिड स्टार्ट लैंप दोस्तों ये सीएफएल है और सीएफएल का जगह कौन ले लिया है? एलईडी ले ली है ना। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों आ गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। मिलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि इस क्वेश्चन का अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो दोस्तों अपना स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, पिलास, हथौड़ा जो भी है दोस्तों वो उठा लीजिए और बन जाइए दोस्तों, डॉक्टर बन जाइए। और फिर दोस्तों हम फील्ड में चल करके इस लैंप का क्या करेंगे दोस्तों? इस लैंप का हम पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। और पोस्टमार्टम में क्या क्या हम देखते हैं दोस्तों, क्या क्या हमें चीरना फाड़ना है वो देखिए, है ना। हम दोस्तों साइंस वाले डॉक्टर नहीं है, हम कौन से? हम टेक्नोलॉजी वाले डॉक्टर हैं, जो कि दोस्तों हमें हथौड़ा और दोस्तों छेनी की जरूरत पड़ती है। तो देखिएगा, लगाइए हथौड़ा और छेनी इस क्वेश्चन में कि गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं, है ना, पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्नलिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय पैदा होती है? आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा पढ़ना है कि गैस विसर्जन लैंप कुछ समय के बाद पूरी तरह से जल जाती है, ठीक है। निम्नलिखित लैंपों में से, इन लैंपों में से आप तुलना करिए कि किस लैंप में अधिक समय होती है प्रकाश उत्पन्न करने में। तो आपको दोस्तों ध्यान से सुनना है और पोस्टमार्टम भी करते रहना है। और पोस्टमार्टम में सबसे पहला काम क्या करना है, और पहला काम वो मैं बताता हूं दोस्तों कि गैस डिस्चार्ज लैंप, यहां पे आपको नोट भी करते चलना है। कौन सी दोस्तों? जो आपकी गैस डिस्चार्ज लैंप होती है, गैस डिस्चार्ज लैंप, ये दोस्तों कुल मिलाकर के ये तो दोस्तों दो प्रकार की हैं। अगर आपसे पूछे कौन कौन सी, तो आप लिखना, पहला तो लिखना दोस्तों सोडियम के बारे में, है ना, सोडियम वेपर लैंप, है ना, सोडियम वेपर लैंप। और जो दूसरी है दोस्तों ये मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, है ना। सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप, ये किस अनुसार से दोस्तों इसको बांटा गया है? ये गैस डिस्चार्जिंग के अनुसार बांटा गया है। और देखना, जो मरकरी वेपर लैंप है दोस्तों ये कम समय में प्रकाश उत्पन्न करती है ना, कम समय में प्रकाश उत्पन्न करती है, ये कम समय में दोस्तों प्रकाश उत्पन्न करती है। लेकिन ये दोस्तों 10 से 15 मिनट फुल प्रकाश उत्पन्न करने में समय लगाती है। कितना दोस्तों? 10 से 15 मिनट। सोडियम वेपर लैंप, कौन सी सोडियम वेपर लैंप? तो दोस्तों ये हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, है ना, HPMVL। क्या दोस्तों? HPMVL लैंप जो होती है वो 10 से 15 मिनट का समय लगाती है। लेकिन दोस्तों जो आपकी मरकरी वेपर लैंप है ना, ये कम समय में ही प्रकाश उत्पन्न कर देती है। ये रहा दोस्तों पोस्टमार्टम का पहला पॉइंट। अब देखिएगा, मिलिए सेकंड पॉइंट से कि जो आपका दोस्तों मरकरी वेपर लैंप है ना, ये दोस्तों 50, नोट करना, यहां पे लिखता हूं मैं, ये 50 ल्यूमेन, कितना? 50 ल्यूमेन प्रति वाट दोस्तों इसकी प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है। 1 वाट का मरकरी लैंप है ना, तो वो 50 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगी। बस दोस्तों कितना? 50 ल्यूमेन का। अगर दोस्तों सोडियम वेपर लैंप के बारे में बात किया जाए तो 160 ल्यूमेन, कितना दोस्तों? 160 ल्यूमेन प्रति वाट, है ना, 160 ल्यूमेन। 1 वाट का लैंप दोस्तों सोडियम वेपर लैंप है तो वो 160 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगी। यानी दोस्तों इसकी प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है?
बहुत अधिक है इससे, है ना। तो यह है सोडियम वेपर लैंप का, यह है दोस्तों मरकरी वेपर लैंप का। अब आप यहां से देखेंगे कि जो मरकरी वेपर लैंप है ना, मैं पिछले क्लास में आपको दोस्तों थोड़ा सा गलत बता दिया था, और वो गलत पॉइंट क्या है कि मरकरी वेपर लैंप को दोस्तों मैं पीला रंग बताया था कि पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन ये गलत है। आप दोस्तों वहां पे सुधार कर लेना, ये हरा और नीला रंग की प्रकाश उत्पन्न करती है ना। कौन कौन सी? हरा और नीले रंग की प्रकाश को ये उत्पादन करती है। और जो आपकी सोडियम वेपर लैंप है, ये पीले रंग की प्रकाश को उत्पादन करता है। कौन सी? पीले रंग के प्रकाश का उत्पादन करता है। ये हो गया हरा रंग और नीला रंग, और ये दोस्तों पीला रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। तो सबसे अधिक समय कहां पे लग रहा है? तो सबसे अधिक समय दोस्तों आपको सोडियम वेपर लैंप में, किसमें? सोडियम वेपर लैंप में प्रकाश उत्पन्न करने की जो टाइमिंग है वो बहुत अधिक लग रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रतिदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम हो सकता है? इसका क्या परिणाम हो सकता है? ये मेंटेनेंस के बारे में क्वेश्चन है। किसके बारे में? ये मेंटेनेंस के बारे में क्वेश्चन है कि एक प्रतिदीप्त लैंप है, उसकी चौक कुंडली शॉर्ट हो गई है, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? दीप तीव्र प्रकाश देगी, या सर्किट करंट में वृद्धि हो जाएगी, या फिर दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूंक जाएगा। आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी, कि अगर आपका चौक कुंडली है ये शॉर्ट हो गई है, तो जो आपकी दोस्तों जो आपकी ट्यूबलाइट लैंप है ना, उस ट्यूबलाइट लैंप की जो फिलामेंट है वो तुरंत ही दोस्तों क्या होगा? वो जल जाएगी। तो क्यों जलेगी? इसका रीजन क्या है कि जो चौक कुंडली है, ये चौक कुंडली क्या है? ये इंडक्शन के प्रभाव पे काम करती है। ये किस प्रभाव पे? इंडक्शन के थ्योरी पे काम करती है आपकी चौक। और ये करती क्या है कि स्टार्टिंग, नोट करना इस चीज को, कि ये स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करती है। किसको? स्टार्टिंग वोल्टेज को ये दोस्तों कंट्रोल करती है ना, ये स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करती है। यानी कि जो आपकी प्रतिदीप्त लैंप है, उस लैंप में दोस्तों जो हाई वोल्टेज आता है ना, उस हाई वोल्टेज को दोस्तों कम करता है, स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करता है। और जब वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला उपकरण ही नहीं रहेगा, तो फिर दोस्तों क्या होगा? दीप दोस्तों तुरंत ही फूंक जाएगा। इसका जो एलिमेंट है, ये जो तंतु है, यही एलिमेंट होता है, ये तुरंत क्या होगी? ये फूंक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक प्रतिदीप्त जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्या एक प्रतिदीप्त जलता बुझता है तो दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपकी दोस्तों ये इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक ट्यूबलाइट है वो जलता बुझता है, ये इसको तुरंत हमें बंद कर देना चाहिए। अगर हम बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? दीप के दोस्तों जो एलिमेंट है ना, ये फूंक जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये फूंक जाएंगे। ये कंडीशन कब आती है? जब आपकी दोस्तों चौक खराब हो, है ना। चौक, जब ट्यूबलाइट की जब चौक खराब हो गई हो, उसी कंडीशन में इसी कंडीशन में दोस्तों आपकी प्रतिदीप्त लैंप है वो जलता बुझता है ना। तो दीप के एलिमेंट क्या होंगे? वो दीप के एलिमेंट फूंक जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 वोल्ट 100 मिली एम्पियर, कितना? 100 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब सीरीज क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के सीरीज क्रम में संयोजित किए जाएं तो क्या होगा? अब देखिए इसका ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम आंसर खुद ब खुद निकालेंगे कि एक दोस्तों 100 वोल्ट का लैंप है, एक लैंप कितने वोल्टेज चाहिए? उसको 100 वोल्टेज चाहिए, तब जाके वो पूर्ण प्रकाश उत्पन्न करेगा। और टोटल बल्ब कितने हैं? 25, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना चाहिए? 2500 वोल्टेज चाहिए। लेकिन वोल्टेज कितना है? वोल्टेज तो केवल 250 वोल्ट है। ये सीरीज क्रम में जुड़े हैं दोस्तों। सीरीज क्रम में जितने लोड कनेक्ट करेंगे ना, ये बल्ब किसी परिपथ के लिए लोड का काम कर रही हैं। एक लोड है, यानी कि अगर दोस्तों ये 100 वोल्ट है, एक लैंप होता तो 100 वोल्ट इसी में से ले लेता, बचता कितना यहां पे? 150 वोल्ट। कितना? 150 वोल्ट। इसी प्रकार से 25 बल्ब है, 100 वोल्ट एक बल्ब को चाहिए, तो क्या ये 250 वोल्ट काफी है? सीरीज क्रम में दोस्तों वोल्टेज तो बढ़ जाता है, जितना अधिक लोड कनेक्ट करते जाएंगे, यानी कि अगर 50 लैंप कनेक्ट करेंगे तो इसी 250 में से दोस्तों 50 भाग हो जाएगा। कितने भाग हो जाएंगे? 250 वोल्ट का 50 भाग हो जाएंगे। तो वोल्टेज कितना चाहिए? फिक्स चाहिए 100 वोल्ट, लेकिन 100 वोल्ट जब तक मिलेगा नहीं, प्रकाश उत्पन्न होगी नहीं। इसलिए दोस्तों सारे लैंप क्या करेंगे? ये डिम
प्रकाश उत्पन्न करेंगे, कम प्रकाश उत्पन्न करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी, दोनों मंद प्रकाश उत्पन्न करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप के अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी होती है ना। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, HPMV की बात कर रही है, HPMVL, है ना, HPMVL, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हीलियम, हेलोजन, नाइट्रोजन या आर्गन। तो इसमें कौन सी गैस होगी, आर्गन गैस इसमें होती है ना, आर्गन गैस इसमें भरी जाती है। अब अगर आर्गन के अलावा पूछा जाए तो प्लस में लिखेगा मरकरी गैस, मरकरी गैस प्लस में मरकरी गैस होती है। तो आर्गन गैस किस प्रकार की गैस है, ये निष्क्रिय गैस है, ये दोस्तों किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय गैस है। फिर इसको किस उद्देश्य से भर जाती है, तो इसको भरने का एक ही उद्देश्य है कि जो आपकी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, ये दोस्तों 200 वोल्ट की 400 वोल्ट, कितना 400 से लेकर के 600 वोल्ट पर ये काम करती है। 400 से लेकर 600 वोल्ट पर ये क्या करती है, ये कार्य करती है ना, ये इसकी कार्यकारी वोल्टेज है। तो इतना हाई वोल्टेज दोस्तों, इतना हाई वोल्टेज पे ये काम करती है, लेकिन चालू होती है लो वोल्टेज पे, है ना। तो ये निष्क्रिय गैस जो आर्गन गैस है, ये क्या करता है, स्टार्टिंग वोल्टेज को घटाता है, स्टार्टिंग वोल्टेज को ये क्या करता है, कम करता है। कितना परसेंट ये भरा जाता है, तो ये 1%, कितना 1% गैस भरी जाती है आर्गन गैस। और भरने का उद्देश्य क्या है, तो भरने का उद्देश्य है दोस्तों कि स्टार्टिंग में जो हाई वोल्टेज है ना 400 से लेके 600 वोल्ट, इसको कंट्रोल करना ही इसका मकसद होता है। अगला प्रश्न है कि एमबी टाइप लैंप का पूरा नाम क्या होता है। एमबी टाइप लैंप का मरकरी बायोनेट कैप लैंप, या मरकरी ब्रूस्टर लैंप, या मरकरी ब्रेक लैंप। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मरकरी बायोनेट कैप लैंप, है ना। मरकरी बायोनेट कैप लैंप जो है दोस्तों एमबी टाइप का लैंप, इसके कैप में, इसके दोस्तों नोट करना कि इसके कैप में कितने पॉइंट होते हैं, तो इसमें दोस्तों 3 पिन होते हैं। कितने, इसके जो कैप होती है ना इस लैंप के, इसमें 3 पिन होती है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दोस्तों हॉट कैथोड, है ना, हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप, हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप के नाम से भी इसको एमबी टाइप लैंप को जानते हैं, हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप के नाम से इसको जानते हैं, है ना। और इसके कैप में 3 पिन होता है और इसका पूरा नाम क्या है, मरकरी बायोनेट कैप टाइप लैंप। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन था जो कि इस क्लास में आपने पूरा देखा, और हर प्रश्न को मैंने आसान भाषा में प्रस्तुत किया। और आप दोस्तों खुद अब महसूस कीजिए और अपने अंदर के दोस्तों जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग को हमारे तक पहुंचाइए। हम दोस्तों आपके दिल से दिल तक जोड़ना चाहते हैं, और ये क्लास ही है दोस्तों दिल से दिल तक जोड़ने वाली। तो चलिए दोस्तों, कल सुबह फिर से इंतजार कीजिएगा। बस लैंप का 3rd पार्ट आपके सामने आएगी, और 3rd पार्ट में भी दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे जिसको हम बिल्कुल आसान भाषा में प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए उम्मीद, एक नई आशा और एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए कल हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।